हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बेटा इस चैप्टर को खत्म करेंगे जिस चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये आज का आखिरी लेक्चर होगा और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और ये लेक्चर बहुत ही इजी होगा। ठीक है, इसमें एज सच इतना कॉम्प्लिकेशन कुछ है ही नहीं। तो आप लोगों के भी मजे, मेरे भी मजे, आप लोगों को भी कम पढ़ना, मुझे भी कम पढ़ाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का लेक्चर पूरा खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं, है ना। तो वो ऐसे आता है ना सीरियल्स में, अब तक आपने देखा, तो हम पढ़ा रहे हैं आपको अब तक आपने पढ़ा। हमने पढ़ा कि कैसे किडनी चीज ब्लड को फिल्टर करती है और उस फिल्टर में से भी उसके अंदर से भी काफी चीजें रीअब्सॉर्ब कर ली जाती हैं और कुछ चीजें सिक्रीट कर दी जाती हैं। ये सारा प्रोसेस बेटा कलेक्टिंग डक्ट तक चलता है। कलेक्टिंग डक्ट तक भी हम इसको फिल्ट्रेट ही कहते हैं, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में से भी उसमें से पानी रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है, उस फिल्ट्रेट में से पानी रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है। और कलेक्टिंग डक्ट के एंड पे आके बेटा हम उसको कहेंगे यूरिन। क्या कहेंगे? यूरिन कह देंगे। अब इस यूरिन को हम लोग बाहर भी तो निकालेंगे। अब यूरिन तो बन गया, अब इस यूरिन का क्या करें, है ना। लेके तो घूमेंगे नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। तो ये जो वॉइडिंग ऑफ यूरिन है ना, वॉइडिंग ऑफ यूरिन, वॉइडिंग मतलब खाली, मतलब बाहर निकालना, वॉइडिंग या पासिंग ऑफ यूरिन, पासिंग ऑफ यूरिन, इसी को बोलते हैं बेटा मिक्चुरेशन। क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। अब देखो, किडनी में हमारा यूरिन बना, किडनी में क्या बना? यूरिन बना, है ना। अब ये किडनी से हमारा जाता है यूरेटर के अंदर, और यूरेटर के अंदर जाने के बाद हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। इतना आप लोगों को पहले से मालूम है ना। तो हम लोग किडनी के बारे में तो सब कुछ पढ़ चुके हैं। हल्का हल्का बेटा यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में जान लेते हैं। तो लेट्स स्टडी हल्का हल्का, होले होले, यूरेटर, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। बेटा दो चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट यूरेटर एंड स्पेलिंग यूरिनरी ब्लैडर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए यार स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी आज का लेक्चर, आप लोगों को मजा भी आने वाला है। ठीक है, देखो भाई, ये मैंने बनाया यहां पे बेटा ब्लैडर। ये क्या बनाया मैंने ऐसे करके एक, ये मैंने बनाया यहां पे ऐसे करके एक ब्लैडर। ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये देखो, ये मैंने आपको बना दिया, बना के दिखा दिया। ये हो गया बेटा यूरिनरी ब्लैडर। इसी के अंदर क्या होगा? इसी के अंदर हमारा यूरिन स्टोर होता है, इसी के अंदर हमारा यूरिन स्टोर होता है। ठीक है ना। इस यूरिनरी ब्लैडर के बाद यहां से निकलता है बेटा यूरेथ्रा। क्या है ये? इसे मान लेते हैं ये है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहीं से यूरिन फिर पास होगा और बाहर जाएगा। ठीक है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर में अब कौन सी बात है, क्या खुलेंगी आके? यूरेटर। अरे किडनी से यूरेटर, यूरेटर कितनी निकलती है? दो। अरे एक किडनी से एक यूरेटर और एक दूसरी किडनी से दूसरा यूरेटर, और ये आके ओपन होता है बेटा यूरिनरी ब्लैडर में। अब ये जो ओपन होता है ना, मैं आपको बता रहा हूं, यूरेटर जो ओपन होता है वो पिच्छू की तरफ से, डॉर्सली की तरफ से ये ओपन होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे, ये देखो, ये आएगा आपका यूरेटर। ये देखो, ये पीछे की तरफ से आता है। क्या आता है? ऐसे करके पीछे की तरफ से आता है। ठीक है ना। और ये ऐसे अंदर आता है, फिर मैं डॉट 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 बना रहा हूं क्योंकि ये अंदर की तरफ आ गया पीछे से। ठीक है, पीछे से ये ऐसे आया, ये ऐसे आया आया आया, और ये ऐसे करके ओपन हो गया। अरे बात समझ में है कि नहीं है? ये एक यूरेटर हो गया। सेम चीज बेटा, एक हो गया दूसरा यूरेटर। ये बना रहा हूं बेटा मैं, ये देख। ओहो, डायग्राम ही सही नहीं बन रहा। ये आ गया देख बेटा दूसरा। ये भी क्या आएगा? ऐसे पिच्छू से आएगा और फिर ये अंदर ऐसे 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 करके जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हो गया बेटा यूरेटर, ये हो गया यूरेटर। ठीक है ना। अब देखो, ये हो गया यूरेटर, मैं यहां पे लिख देता हूं यूरेटर। ठीक है ना। अब देखो, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। अब इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। देखो भाई, अब यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना बेटा, वो एक अलग ही तरीके की एपिथेलियम से लाइंड होता है ना। हम लोगों ने एपिथेलियम बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। आप लोग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में पूरा पढ़ा चुका हूं। वहां पे मैंने आपको बहुत तरीके के एपिथेलियम पढ़ाए थे, और मैंने आपको ये वाला एपिथेलियम भी वहां पे पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप लोग बताना, मैं तो अभी बता ही रहा हूं, लेकिन आप लोग वीडियो पोस्ट करना और बताना कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर में किस टाइप की अलग तरीके की एपिथेलियम पाई जाती है।
ठीक है, मैं यहां बता रहा हूं, आप लोग कमेंट्स में बताना। ठीक है, तो यूरेटर हो चाहे यूरिनरी ब्लैडर हो, इनके अंदर एक अलग ही तरीके की एपिथेलियम पाई जाती है, उसे बोलते हैं बालक ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सर ये एपिथेलियम कैसी होती है, समझना मेरी बात, समझना मेरी बात। ट्रांजिशनल एपिथेलियम मतलब ऐसी एपिथेलियम जो अपने स्ट्रक्चर को क्या कर ले बेटा, चेंज कर ले। क्या कर ले, चेंज कर ले। अब होता क्या है, देखो इस यूरिनरी ब्लैडर हो चाहे यूरेटर हो, ये किससे लाइंड हो रखी है, पूरी तरीके से ट्रांजिशनल एपिथेलियम से ऐसे लाइंड हो रखी है। ठीक है, अब होता क्या है, यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन नहीं होता तो ये सिकुड़ जाता है, समझ रहे हो मेरी बात। और जब इसके अंदर यूरिन भरने लगता है तो ये वापसी क्या करता है, ऐसे करके स्ट्रेच होने लगता है। जब ये सिकुड़ता है, स्ट्रेच होता है, तो इसकी शेप में चेंजेस आते हैं, और अगर शेप में चेंजेस आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है इसकी एपिथेलियम में भी चेंज आ रहा होगा, इसके एपिथेलियम के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ रहा होगा। ऐसी एपिथेलियम जिसके स्ट्रक्चर में चेंज आता हो, इसलिए उसको बोलते हैं बेटा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये सेम चीज बेटा यूरेटर में भी होता है और यूरिनरी ब्लैडर में भी होता है, क्योंकि यूरेटर, मान लो अभी ये यूरेटर है, इसमें से यूरिन अगर ऐसे आएगा, यूरिन अगर ऐसे आएगा तो क्या होता है बेटा, ये थोड़ा सा इसमें फोर्स लगता है और ये थोड़ा सा वाइड ओपन होता है। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो ये भी स्ट्रेच होता है। यूरिनरी ब्लैडर भी जब स्टोर करता है यूरिन, वो भी क्या करता है बेटा, स्ट्रेच करता है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ऐसा कुछ होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। तो यूरेटर के अंदर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है बेटा, इसलिए हम लोग इसको प्यार से यूरियोथेलिज्म भी कह देते हैं, यूरियोथेलिज्म भी कह देते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो, बहुत बढ़िया यार। अब समझो मेरी बात भाई साहब, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है, क्या होती है, जो वॉल होती है, यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है वो बेटा स्मूथ मसल की बनी होती है, स्मूथ मसल की बनी होती है। और उस मसल का नाम होता है, उस मसल का नाम होता है डेट्रेसर मसल। डेट्रेसर स्पेलिंग देख लेना भैया, डेट्रेसर मसल की ये बनी होती है। ठीक है, इसी डेट्रेसर मसल में क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो। तो यूरिनरी ब्लैडर में वॉल किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल की, और उस मसल का नाम है डेट्रेसर मसल। इसी में कॉन्ट्रैक्शन, इसी में ही रिलैक्सेशन होता है। बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब समझो मेरी बात, अब होता क्या है समझना। यूरिनरी ब्लैडर के जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितना भर सकता है ना, मैक्सिमम लिमिट जो भर सकता है वो होता है बेटा, कुछ किताब लिखती है 300 से 550 ml, है ना, और कुछ किताब लिखती है 350 से 550 ml। ये इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी, इतना ये थैला भर सकता है। 350 से 550 ज्यादा बेहतर रहेगा पढ़ना, तो 350 से 550 तक मैक्सिमम ये लिमिट इसकी होती है। अरे बात समझ में है कि नहीं? अब समझो मेरी बात, क्या होता है, अगर ये 350 550 भर गया तो मतलब अब तो आपको भागना ही पड़ेगा कि भैया यूरिन आ ही गया, रुकेगा नहीं आप लोगों से। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मेरी बात और समझना, बहुत नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। अब इधर देखो, अब होता क्या है, हमारे डेट्रेसर मसल, मतलब हमारी ये जो मसल है, ये जो वॉल है, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है, इसमें बेटा कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। देखो मैं ऐसे करके रिसेप्टर बना दे रहा हूं, कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं बालक स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भरने लगता है, मान लो सिर्फ 150 ml ही भरा, अभी कितना भरा, 150 ml ही भरा होगा। जैसे ही 150 ml भरता है, जैसे ही 150 ml भरता है तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा सा स्ट्रेच होने लगता है। जैसे ही ये स्ट्रेच होने लगता है तो हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं। हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स बेटा सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं, ये देखो बेटा सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। अगर ये सिग्नल भेज रहे हैं तो ये कैसा न्यूरॉन होगा या कैसा होगा बेटा, सेंसरी सिग्नल होगा, है ना, सेंसरी सिग्नल होगा। और ये लेके कौन जा रहा होगा, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। ये सेंसरी नर्व हमारा क्या करती है, सिग्नल लेके जाती है किसके पास बेटा, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। मतलब पहले स्पाइनल कोड के पास जाता है और अल्टीमेटली बेटा ब्रेन के पास। ब्रेन बोलू या मैं बोलू बेटा CNS, क्या बोला मैंने, CNS। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 150 ml पे आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि मुझे यूरिन खाली करना है या मुझे यूरिन करने जाना है। लेकिन बाय चांस आप कभी रास्ते में घूम रहे हो, है ना, या बहुत अच्छा सीरियल चल रहा हो या क्रिकेट का मैच चल रहा हो, तो आप लोग क्या करते हैं, रोक लेते हैं,
यूरिन को क्या करते हैं, रोक लेते हैं, क्योंकि 150 ml में सिग्नल तो चला गया लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं गया कि तुरंत करना पड़े। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो जब ये 150 ml से ऊपर भरने लगता है, क्या करा मैंने, जब ये 150 ml से ऊपर भरने लगता है तो क्या होता है, मतलब मान लो 250, 300, 350 ml भर गया। अब भाई अब आप रुक नहीं पाओगे। अब आपको इतनी तेज यूरिन आएगा कि आप लोग रुक नहीं पाओगे, आप लोग भागोगे तुरंत किसकी तरफ, वॉशरूम की तरफ जाओगे। जैसे यूरिन की करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाओगे, है ना, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, समझो मेरी बात, क्योंकि सेंसरी सिग्नल तो चले गए थे ब्रेन के पास। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन बेटा सिग्नल भेजता है, ब्रेन बेटा सिग्नल भेजता है, किसको भेजता है, ये आपके डेट्रेसर मसल को। किसको भेजता है, डेट्रेसर मसल को सिग्नल भेजता है। अरे मेरी बात समझ लो यार, डेट्रेसर मसल को सिग्नल भेजता है और वो सिग्नल कैसा होगा बेटा, मोटर होगा। क्या होगा, मोटर होगा। और ये क्या करवाता है, डेट्रेसर मसल में बेटा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो क्या होगा, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इतनी ही नहीं, अभी और भी चीजें हैं। अब समझना मेरी बात, यूरेथ्रा में 2 दरवाजे होते हैं, समझो मेरी बात, यूरेथ्रा के आसपास भी 2 दरवाजे होते हैं बेटा, उसे बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं। एक होता है बेटा अंदर की तरफ, मैं यहां बना देता हूं, देखो एक होता है बेटा ये रहा, एक स्फिंक्टर मैं बना दे रहा हूं, देखिए ये रहा एक स्फिंक्टर, ये रहा, और एक स्फिंक्टर ये रहा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये रहा एक स्फिंक्टर, ये रहा, और एक स्फिंक्टर ये रहा। ठीक है, ये देखिए दरवाजे हैं एक तरीके के, क्या है, दरवाजे हैं। ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो स्फिंक्टर है ये अंदर की तरफ है, तो इसे बोलते हैं बेटा इंटरनल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर बोलते हैं, है ना, दरवाजा मतलब एक तरीके का। और ये होता है बेटा एक्सटर्नल, बाहर की तरफ है, तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, अब देखो इंटरनल स्फिंक्टर हमारे क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री होता है, मतलब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इंटरनल स्फिंक्टर जो होते हैं बेटा वो होते हैं इनवॉलेंट्री। क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या होते हैं बेटा, वॉलंटरी होते हैं। क्या होते हैं, वॉलंटरी होते हैं। क्या मेरी बात, इसको हम क्या, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है, जब 150 ml यूरिन भर गया था, है ना, सिग्नल तो चला गया था ब्रेन के पास, वहां से मोटर सिग्नल भी आया था। क्या आया था, मोटर सिग्नल भी आया था। और वहां उस टाइम पे मोटर सिग्नल आने की वजह से डेट्रेसल मसल में कॉन्ट्रैक्शन भी हुई थी, आपको अर्ज आ चुका था। लेकिन आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर आपके कंट्रोल में था, तो आपने इसको बंद कर रखा था कि अभी नहीं करूंगा, अभी मेरा प्रोग्राम चल रहा। लेकिन एक टाइम आया जब इसकी वैल्यू 350 से 400 पहुंच गई, या 500 ml तक हमारा ब्लैडर भर गया, तो अब क्या होता है, इंटरनल स्फिंक्टर तो खुला ही होगा। अरे बात समझ में, क्योंकि इनवॉलेंट्री है। लेकिन हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे फिर क्या होता है बेटा, प्रेशर पड़ने पड़ता है, प्रेशर लगने लगता है। और जैसे ही प्रेशर लगने लगता है तो हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे ही कंट्रोल नहीं कर पाते, समझो होता क्या है, ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब इतना ज्यादा अमाउंट में यूरिन भर गया है ना, तो हमारा ब्रेन और सीएनएस वाला जो पार्ट है बेटा, ये ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये आप लोगों का सिग्नल आपके स्फिंक्टर को भी भेजता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी भेजता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, और इसको बोलता है बेटा रिलैक्स हो जा। क्या हो जा, रिलैक्स हो जा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, अब समझो मेरी बात, वहां से जो कंट्रोल, वहां से सिग्नल 2 जगह है, वहां से सिग्नल 2 जगह, एक बार डेट्रेसल मसल पे आया और दूसरा वहां पे कॉन्ट्रैक्शन करवाई। अरे ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और इसी ने सिग्नल ने क्या किया बेटा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स करवा दिया, है ना। अरे ऊपर से दबाव पड़ रहा, नीचे से रिलैक्स कर रहा, यूरिन आ जाएगा। अरे यूरिन क्या हो जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। इस पूरे अगर आप लोग इस पाथवे को देखो, इस पूरे पाथवे को देखो, ये सेंसरी नर्व जा रहा है, ये मोटर नर्व आ रहा है ना, तो ये एक तरीके का बेटा न्यूरल मैकेनिज्म है। क्या है, एक तरीके का न्यूरल मैकेनिज्म है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। इसी को बेटा कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई यहां पे, क्या मेरी बात क्लियर हुई, तो मैंने आपको मिक्चुरेशन भी बता दिया, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी बता दिया, और ये बेटा न्यूरल मैकेनिज्म होता है। क्या मेरी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, यही है बेटा मिक्चुरेशन, इतना ही पढ़ना है इसके अंदर, इससे ऊपर आपको कुछ जानना ही नहीं। क्या याद रहेंगी आपको सारी चीजें, बहुत बढ़िया। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यूरिन के कुछ आपको वो भी बता रखे हैं। चलो पढ़ लेते हैं। देखो भैया, यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन, यूरिन को फॉर्म किया नेफ्रॉन में, है ना, वो कहां पहुंचा, फिर यूरिनरी ब्लैडर पे पहुंचा, जहां पे ये वॉलंटरी कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेगा। वेयर इट इज स्टोर्ड, जब तक एक सिग्नल नहीं आता, जो कौन देगा बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देगा। अब होता क्या है, देखो
ये सिग्नल स्टार्ट कैसे होता है? ये सिग्नल स्टार्ट होगा जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेचिंग होगी, वहां पे स्ट्रेस रिसेप्टर जागरूक होंगे। तो दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, है ना। जैसे जैसे वो फिल होता रहेगा यूरिन से, रिस्पॉन्स में, उसके रिस्पॉन्स में जो हमारे स्ट्रेस रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे ब्लैडर के वॉल्स पे होंगे, वो सिग्नल भेजेंगे सीएनएस के पास। बात समझ में आई? तो सीएनएस क्या करेगा बेटा? पास करेगा मोटर मैसेज, ताकि क्या हो सके? कॉन्ट्रेक्शन हो सके स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर की कॉन्ट्रेक्शन हो सके, और साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन हो सके यूरेथ्रल स्फिंक्टर का। कौन से वाले का बेटा? वेरी गुड, इंटरनल वाले का, ठीक है ना, सॉरी एक्सटर्नल वाले का, जिसकी वजह से क्या होगा? यूरिन आ जाएगा। बस ये प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन को बोलते हैं बेटा मिक्चुरेशन। और ये जो न्यूरल मैकेनिज्म है, ये जो न्यूरल मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है ना, इसे बोलते हैं बेटा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब समझो मेरी बात। एक एडल्ट जो ह्यूमन है वो ऑन एन एवरेज 1 से लेकर 1.5 लीटर यूरिन पर डे रिलीज करता है ना। तो यूरिन जो होता है, आपको मालूम है, आपने खुद भी देखा ही होगा, यूरिन एक लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, जो कि बेटा स्लाइटली एसिडिक होता है। पीएच 6.0 याद रखना है, स्लाइटली एसिडिक। कुछ कुछ किताबों में 6.8 भी है। अरे बात समझ में है कि नहीं? लेकिन अपने को एनसीईआरटी से चलना है। और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। क्या होता है इसका? एक कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऑर्डर होता है। यूरिन खुशबूदार तो होता नहीं है बेटा, ऑर्डर मतलब कुछ स्मेल होगी। ऑन एन एवरेज मैंने आपको बताया था कि यूरिन के अंदर बेटा यूरिया, यूरिक एसिड भी सिक्रीट होता है ना, एक्सक्रीट आउट हम लोग करते हैं। तो ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है पर डे। इससे ज्यादा अगर यूरिया सिक्रीट होने लग गया, है ना, यूरिन के अंदर इससे ज्यादा यूरिन अगर दिखने लग गया, तो बेटा समझ जाते हैं कि किडनी हमारी ढंग से काम नहीं कर रही। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब देखो, वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, है ना। वेरियस कंडीशंस जो होती हैं वो हमारे यूरिन के कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट कर सकती है। ऐसा भी होता है पानी कम पियोगे तो यूरिन ज्यादा पीला आता है ना। ये सब चीजें होती रहती है। एनालिसिस ऑफ यूरिन, अब यूरिन को हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस मतलब यूरिन टेस्ट भी होता है। करा होगा आप लोगों में से किसी ने, बहुत लोगों बच्चों का हुआ होगा, है ना, मम्मी का या पापा का, सबका हुआ होगा। इवन पॉटी टेस्ट भी होती है, स्टूल टेस्ट। तो यूरिन में हम लोग क्या देख रहे हैं? यूरिन में हम लोग देख रहे हैं कि क्या यूरिन के अंदर भी कुछ चीजें जो आ रही हैं उससे हमें कुछ चीजें पता लगती हैं। जैसे समझो, एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, है ना। बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की हमें पता लगती है। इसके अलावा हमारा जो यूरिन है वो ढंग से, हमारी जो किडनी है ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो भी पता लगाता है। अब देखो एग्जाम्पल देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, है ना, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, है ना, अगर ग्लूकोज प्रेजेंस हो यूरिन के अंदर, उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा ग्लाइकोसूरिया, है ना। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, यूरिया मतलब यूरिन की बात कर रहे हैं। तो यूरिन में ग्लूकोज आ गए तो ग्लाइकोसूरिया। मैंने आपको बताया था ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स 100% वापसी कहां भेज दिए जाते हैं? वापसी भेज दिए जाते हैं बेटा ब्लड के अंदर, वापसी भेज दिए जाते हैं। लेकिन अगर अब ग्लूकोज अभी भी आपको यूरिन के अंदर दिख रहा, इसका मतलब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड के अंदर बहुत हाई है। और अगर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड के अंदर बहुत हाई है, तभी तो वो यूरिन के अंदर अभी भी निकल रहा, है ना। इसके अलावा देखो, कीटोन बॉडीज अगर दिख रही है यूरिन के अंदर तो कीटोन्यूरिया, और ये दोनों अगर बॉडी में यूरिन के अंदर दिखते हैं तो इससे पता लगता है बेटा पेशेंट को डायबिटीज है, शुगर हो रखी है। डायबिटीज मेलाइटस वाली, डायबिटीज इंसिपिडस की बात नहीं कर रहा हूं, डायबिटीज इंसिपिडस की बात नहीं कर रहा हूं, डायबिटीज मेलाइटस। तो ग्लाइकोसूरिया, यूरिन में ग्लूकोज दिखना और कीटोन बॉडीज दिखना, ये दोनों इंडिकेशन है कि आपको डायबिटीज मेलाइटस हो चुका है। कांग्रेचुलेशन, डॉक्टर को दिखाइए। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो बेटा, इसके अलावा क्या सिर्फ किडनी ही ऐसा काम करती है? और भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमारे काम करते हैं इन एक्सक्रीशन। जैसे देखो बेटा, अदर देन द किडनीज के अलावा देखो हमारे लंग्स, लीवर और हमारा स्किन भी बेटा एलिमिनेशन करता है कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट ये भी रिलीज करता है। एग्जाम्पल देखो, हर एक का बता रखा है। जैसे बेटा हमारे लंग्स जो है ना, आपको पता है लंग्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो वेस्ट। अरे कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? वेस्ट है। तो आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कितना लार्ज अमाउंट, 200 ml पर मिनट। 200 ml पर मिनट हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लूज करते हैं फ्रॉम लंग्स। तो ये भी एक तरीके का क्या है? प्यूरिफिकेशन मेथड है, एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसके अलावा आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पानी भी इसके साथ साथ जाता है, ठीक है। अब देखो, लीवर की बात करूं, जो कि बेटा लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, वो सिक्रीट करता है भाई बाइल, है ना। बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, बाइल में क्या क्या होता है देखो, जैसे कि बिलीरुबिन, है ना, बिलीवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, है ना। इसके अलावा जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन भी कहां होता है बेटा? लीवर में ही होता है।
ठीक है ना। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स का डिग्रेडेशन भी लीवर में वहीं जाके टूटते हैं ये लोग, तो ये सब बाइल में आते हैं, है ना। डिग्रेडेटेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन, ड्रग्स, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्टेज। तो ये मोस्ट ऑफ जो प्लेसेस हैं ये डाइजेस्टिव वेस्टेज के साथ ही बाहर निकल जाते हैं। बेटा सब याद रखना है, सब कुछ याद रखना है, आप लोगों के ही काम आना है, ठीक है। चलो अब देखो जो स्वेट, अब क्या है स्किन के अंदर क्या होता है, देखो स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रीशन, है ना। स्वेट जो पसीना आता है, सीबेशियस क्या होती है ग्लैंड, जो हमारे स्किन पे ऊपर वैक्स की लेयर चढ़ाती है। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई। ये लोग भी कुछ अमाउंट ऑफ सिक्रीशन करते हैं जो कि एलिमिनेट करते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस, जैसे स्वेट। अगर स्वेट की बात करूं तो जो स्वेट जो होता है, जो स्वेट ग्लैंड सिक्रीट करता है बेटा, वो वाटरी फ्लूइड होता है ना, पानी जैसा होता है एकदम, है ना। उसमें क्या होता है बेटा, नमक होता है ना, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया, बेटा लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा, ये सब चीजें भी स्वेट के साथ साथ बाहर चल जाती है। हालांकि स्वेट का मेन फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, पसीना आने का। जब इतनी गर्मी होती है तो पसीना क्यों आता है, पसीना इसलिए आता है बालक, ताकि आपकी बॉडी को क्या मिले, कूलिंग इफेक्ट मिले। क्या मिले, कूलिंग इफेक्ट। इतना पसीना आ रहा है तो स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, हमारे स्वेट रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें थोड़ी सी फीलिंग आती है कूलिंग की, है ना, थोड़ी हवा ववा से, ठीक है। तो जो प्राइमरी फंक्शन है स्वेट का, वो फैसिलिटेट करना है एक कूलिंग इफेक्ट ऑन दी बॉडी सरफेस। मगर सिर्फ कूलिंग इफेक्ट काम नहीं है, ये कुछ आपके वेस्टेज भी रिमूव कर रहे हैं एज मेंशन्ड अबव, जैसे NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके अलावा देखो सीबेशियस ग्लैंड की बात करूं, ये भी एलिमिनेट करते हैं कुछ सब्सटेंस, जैसे कि स्टेरॉल यानी स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सीज थ्रू सीबम, सीबम की फॉर्म में आता है। जैसे स्वेट ग्लैंड सिक्रीट करता है बेटा स्वेट, ऐसी सीबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करता है सीबम, उसमें स्टेरॉल्स, वैक्सीज, है ना, हाइड्रोकार्बन, ये सब होते हैं, है ना। अब ये जो होता है, ये सिक्रीशन एक तरीके का प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग भी बनाता है हमारी स्किन के लिए। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये यहां से भी क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, है ना। तो पूछ लेंगे कि किडनी के अलावा और कौन करता है भैया, लंग्स, लीवर और स्किन, है ना। कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लंग निकालता है भैया, 200 ml पर मिनट। ये छोटे मोटे सवाल आपसे यहां से पूछ लेंगे। स्वेट के अंदर क्या क्या होता है, सिर्फ पानी होता है क्या, नहीं भैया, NaCl भी होता है, यूरिया भी होता है, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ लेंगे, है ना। अब लास्ट टॉपिक है बेटा डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो होता क्या है, अब मैं आपको समझा रहा हूं, इस पेज पे चलते हैं वापसी, ठीक है ना। डिसऑर्डर्स ऑफ दी किडनीज के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो अब देखो भैया, किडनी में बहुत सारे हमें डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, उनमें से मेन जो आपको पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। किडनीज की बहुत सारी डिसऑर्डर्स होती हैं, है ना। पहले समझो, पहली एक बीमारी होती है बेटा यूरेमिया। क्या होती है, यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब होता है इंक्रीज यूरिया इन ब्लड। अब देखो मेरी बात समझना, अगर ब्लड के अंदर यूरिया इंक्रीज हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा यूरेमिया। एक सेकंड बालक, एक सेकंड, ठीक है। क्या है, अरे कहां गया मैं, एक मिनट बेटा, ठीक है, एक सेकंड भाई। तो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, है ना। अब किडनीज की माल फंक्शनिंग की वजह से एक्यूमुलेशन होता है यूरिया इन ब्लड, है ना। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा यूरेमिया। अब देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखो किडनी का काम आपको मालूम है चीजें को फिल्टर करना, क्या करना, चीजों को फिल्टर करना। अब यूरिया, यूरिक एसिड भी सर्टेन अमाउंट से यूरिया और यूरिक एसिड भी बेटा निकलना चाहिए। लेकिन अगर मान लो किसी कंडीशन के कारण हमारी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही, एकदम से किडनी ने ढंग से काम करना बंद कर दिया, उस कंडीशन को कहते हैं बेटा एक्यूट किडनी फेलियर। क्या बोलते हैं, एक्यूट किडनी फेलियर। इसका मतलब क्या होता है, एक्यूट किडनी फेलियर का मतलब होता है, एक्यूट मतलब अभी एकदम से अचानक से हुआ है, और किडनी फेलियर का मतलब हो रहा है किडनी हमारी ढंग से क्या नहीं कर पा रही, फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही। अब फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही तो उसको यूरिया को बाहर निकालना था यूरिन के अंदर, है ना। लेकिन अब ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रही तो क्या हो रहा होगा, यूरिया ब्लड के अंदर इंक्रीज कर रहा होगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा यूरेमिया, है ना। अब यूरिया ब्लड में बढ़ रहा होगा तो यूरिया एक्यूमुलेट करेगा, और जैसे जैसे यूरिया एक्यूमुलेट करेगा बेटा, वो वेरी 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 हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। क्या होता है, हार्मफुल फॉर दी बॉडी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, हार्मफुल फॉर दी बॉडी। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, किडनी फेलियर की तरफ जा रही है।
आपकी बॉडी में ये खराब चीजें बढ़ती जा रही है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब चीजें क्या हो रहा है, हिप्यूरिक एसिड, ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अपने को तो इनको साफ करना है, अपने को तो इनको साफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं इस कंडीशन में, जब किडनी ऐसे खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेस्ट ऑप्शन तो ये होता है भैया, एक लोता ऐसा जो इलाज है मेनली, वो है बालक किडनी ट्रांसप्लांट। क्या इलाज है? किडनी का ट्रांसप्लांट कर लो, किडनी का ट्रांसप्लांट कर लो। अब किडनी का ट्रांसप्लांट करना इतना आसान तो है नहीं, एक नई किडनी लगानी पड़ेगी, पुरानी किडनी हटानी पड़ेगी, नई किडनी लगानी पड़ेगी। अब ये राजमा छोले की तरह हर दुकान पर तो मिल नहीं जाएंगे आप लोगों को, है ना। तो किडनी लेने के लिए, किडनी लगाने के लिए किसी ना किसी से किडनी लेनी पड़ेगी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और वो जो किडनी अब किसी जिससे लोगे उसे बोलते हैं बेटा डोनर। क्या बोलते हैं? डोनर। अब समझो मेरी बात, ऐसा नहीं है कि किसी की भी किडनी किसी में जाके लगा दिया, ना 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 ना। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है भैया, हमारा इम्यून सिस्टम को मालूम है कौन अपना सेल है और कौन किसी और का सेल है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारा इम्यून सिस्टम को, हमारी बॉडी को पता है, या हमारे इम्यून सिस्टम को पता है कौन सा अपना सेल है, कौन सा किसी और का सेल है, कौन सा अपना ऑर्गन है या कौन सा किसी और का ऑर्गन है। रीजन क्या है? क्योंकि हर एक सेल के पास उनकी एक खुद की पहचान है, खुद का एक प्रोटीन है जिसे बोलते हैं बेटा एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। अरे बॉडी को पता है कि मेरे वाला कौन सा एंटीजन है, बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन किसी और का सेल या किसी और का मैं ऑर्गन किसी और में डालूंगा तो उसका बेटा एंटीजन बदल जाएगा। क्या करेगा? एंटीजन बदल जाएगा। एंटीजन चेंज होने के चक्कर में हमारा इम्यून सिस्टम बोलता है ये तो हमारा है ही नहीं, ये तो फॉरेन पार्टिकल है, ये तो दुश्मन है, इसके खिलाफ क्या बनाएगा बालक? एंटीबॉडी बना देगा। एंटीबॉडी बना देगा और हमारी किडनी को फेल कर देगा, किडनी को मार देगा। अरे बात समझ में है कि नहीं है? इसलिए जिनके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना, उनको हमेशा लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन दी जाती है। उस मेडिसिन का नाम है बेटा इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट। इम्यूनो सप्रेसेंट, है ना। ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या थोड़ा सप्रेस कर जाता है ना। उसकी वजह से क्या होगा? एज सच जल्दी रिजेक्शन नहीं होगा, ऑर्गन रिजेक्शन नहीं होगा। इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, 12वीं में पढ़ाऊंगा भी इसको, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए याद रखना है। अरे बात समझ में है कि नहीं है? ये एक बहुत अच्छा आप लोगों को याद रखना है, इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। क्या होता है? इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत बढ़िया यार, सारी बातें क्लियर हो रही है। अब डोनर चूज करना है। क्या चूज करना है भैया? डोनर चूज करना है। अब डोनर क्या होने चाहिए? देखो भैया, डोनर होने चाहिए एक तो कैसे डोनर आपको चाहिए समझो मेरी बात। हम लोगों को जो डोनर चाहिए, सबसे अच्छा डोनर जो मिलेगा आप लोगों को वो होगा बेटा आइडेंटिकल ट्विन। क्या होगा? आइडेंटिकल ट्विन। इससे बेहतर कोई भी आपको डोनर नहीं मिलेगा। आइडेंटिकल ट्विन क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स सेम होती है लगभग लगभग। अरे जीन सेम होंगी तो जीन से बनेगा आगे जाके प्रोटीन, प्रोटीन भी सेम होगा, प्रोटीन भी सेम होगा तो प्रोटीन किसका बना, एंटीजन किसका बना होता है बेटा? प्रोटीन का बना होता है। तो चांसेस है एंटीजन अच्छे से मैच कर जाए तो ऑर्गन रिजेक्शन होगा नहीं। लेकिन हर किसी के ट्विन होते हैं क्या? अरे लाखों में एक दो के ट्विन होते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आइडेंटिकल ट्विन मिलना बहुत मुश्किल है। तो आइडेंटिकल ट्विन नहीं मिला तो आप लोग किससे आए हैं? अपने पेरेंट्स से। तो उसके बाद जो सबसे बढ़िया तरीका रहता है वो होते हैं पेरेंट्स। कौन होते हैं? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से ले लो। अभी पेरेंट्स आपके सोते, पेरेंट्स आपको नहीं दे रहे हैं, अरे यार पेरेंट्स की खुद ही हालत खराब है, उनकी भी दिक्कतें हैं, है ना। तो उससे उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग जो देते हैं वो बोलते हैं बेटा सिबलिंग्स। क्या होते हैं? सिबलिंग्स। आपके भाई बहन, आपके भाई बंधु से ले लो। अरे बात समझ में है कि नहीं आई? जब सिबलिंग्स भी आपके मना कर दें, है ना, भाई भाई अपना भाई भाई नहीं रहा, बहन बहन नहीं रही, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, मासी मूसी क्लोज रिलेटिव के पास चले जाओ, क्लोज रिलेटिव वालों से मांग लो भीख। लेकिन भैया रिलेटिव्स तो वैसे ही आपको पता है कैसे होते हैं, रिलेटिव्स किसी का अच्छा नहीं चाहते, है कि नहीं। तो रिलेटिव्स के बाद आखिरी में आपका बचता आपका भाई बंधु, आपके दोस्त वगैरह, अदर्स लोग। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे आखिरी लीस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि इनका तो जेनेटिक मेकअप आपसे बिल्कुल ही अलग होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऑर्गन रिजेक्शन का बहुत, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, आइडेंटिकल ट्विन में सबसे कम ऑर्गन रिजेक्शन, पेरेंट्स में उससे थोड़ा ज्यादा, सिबलिंग्स में और ज्यादा, क्लोज रिलेटिव में सब और ज्यादा, अदर्स में सबसे ज्यादा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब समझो, क्या हम किडनी डोनर का वेट ही करते रहेंगे क्या, कि चलो अभी तो यूरिया बढ़ने दो बाद में देखा जाएगा? ऐसा नहीं करते हैं हम लोगों को। एटलीस्ट पेशेंट को जिंदा तो रखना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बनाते हैं। क्या बना रखी है हम लोगों ने? एक आर्टिफिशियल किडनी। हम लोग उन पेशेंट को डाल देते हैं बेटा डायलिसिस। डायलिसिस सुना होगा आप लोगों ने, है ना। डायलिसिस का दूसरा नाम होता है बेटा आर्टिफिशियल किडनी,
है ना, मशीन्स होती हैं जो एक्ट करती हैं, ऐसा किडनी इसलिए बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, है ना, इसी को बोलते हैं बेटा डायलिसिस। डायलिसिस, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, ब्लड को साफ करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, साफ करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हीमोडायलिजर भी बोलते हैं, हीमोडायलिजर भी कहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है समझो, कैसे करा जाता है ये समझा रहा हूं, कैसे करा जाता है ये समझा रहा हूं। देखो बहुत इजी है, डायलिसिस का कंसेप्ट क्या है, देखो होता क्या है, देखो भैया एक ट्यूब होती है, क्या होती है, एक ऐसे हाईली कॉइल्ड ऐसे करके एक ट्यूब होती है ना, ये ट्यूब होती है बेटा, इसे बोलते हैं सेलोफेन की ट्यूब। क्या है ये, सेलोफेन की ट्यूब होती है, बना रहा हूं देख, ये बना दे रहा हूं मैं, सेलोफेन की ट्यूब होती है, ठीक है, ये लो भैया, ये मैंने बना दी एक आपको सेलोफेन की ट्यूब। सेलोफेन, इसमें क्या होता है बेटा, एक कुछ कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं इसके अंदर, पोर्स होते हैं, और ये तो सेलिफोन के बनी हुई ट्यूब होती है कि नहीं, ये बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही इससे पास होने देगी, सबको पास होने नहीं देगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया यार। अब देखो ये जो सेलोफेन ट्यूब है ना, ये एक ऐसे करके चैम्बर में होता है, किसमें होता है, ऐसे करके एक ऐसे करके ये चैम्बर में होता है, ये देखो मैंने बना दिया यहां पे चैम्बर, ये देख ये होता है चैम्बर। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये होता है चैम्बर, ठीक है ना, इस चैम्बर को बोलते हैं डायलिजर यूनिट, सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मैं अलग कुछ नहीं बता रहा हूं। इस चैम्बर को बोलते हैं डायलाइजर यूनिट, डायलाइजर यूनिट। और इस यूनिट के अंदर बेटा भरा होता है फ्लूइड, इस यूनिट के अंदर क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं डायलाइजर फ्लूइड। क्या बोलते हैं, डायलाइजर फ्लूइड बोलते हैं। अरे मेरी बात समझ लो भैया, डायलाइजर फ्लूइड बोलते हैं। अब मेरी बात समझो, इस फ्लूइड की कॉम्पोजिशन क्या है ये समझो, इस फ्लूइड की कॉम्पोजिशन क्या है ये समझो, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। इस फ्लूइड के अंदर लगभग जितनी भी चीजें होती हैं, सेम लाइक प्लाज्मा, अरे प्लाज्मा के जैसी सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, प्लाज्मा के जैसी सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, एक्सेप्ट कुछ चीजें, एक्सेप्ट क्या क्या नहीं होता, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट को हटा के सब कुछ इस डायलिजर फ्लूइड में मिलेगा। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि बेटा यूरिया नहीं होगा इसके अंदर, यूरिक एसिड भी नहीं होगा, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, यूरिया नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं होगा, है ना, हिप्यूरिक एसिड नहीं होगा, क्रिएटिनिन, ये सब चीजें नहीं होंगी। अरे यही चीजें तो बाहर निकालनी है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, तो डायलिजर फ्लूइड में कॉम्पोजिशन सेम लाइक प्लाज्मा होगा एक्सेप्ट नाइट्रोजन वेस्ट को छोड़ के। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अब और बात समझो, इस डायलिजर फ्लूइड को लगातार चेंज भी करते रहना होता है, इस डायलिजर फ्लूइड को लगातार चेंज भी करते रहना होता है, इसलिए यहां पे एक इनलेट दिया होता है और एक ऐसे करके आउटलेट दिया होता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, ये देखो एक इनलेट होता है, यहां से बार बार हम क्या करेंगे, नया नया डायलिजर फ्लूइड डालते रहेंगे, इसे बोलते हैं इनलेट, है ना। और यहां से जो यूज हो वाला होगा, जो खराब हो चुका होगा, जो यूज हो चुका होगा, उसे बोलते हैं यहां से निकालते रहेंगे आउटलेट। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। अब होता क्या समझना, अब होता क्या समझना, हम लोगों ने क्या किया, रेडियल आर्टरी, अरे रेडियल आर्टरी से क्या लिया, ब्लड लिया, है ना। एनसीईआरटी लिखती है कि एक कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड लिया। कन्वीनियंट आर्टरी कौन सी होती है यहाँ पे, रेडियल आर्टरी। अरे रेडियल आर्टरी जो आपके अंगूठे की तरफ जा रही है, जहां से आप पल्स भी अपना देखते हैं, यहाँ पे आप हाथ लगाओगे ना अंगूठे के इस तरफ, यहाँ पे इधर देखो, है ना, नब्स चेक करना, तो वो नब्स भी रेडियल आर्टरी में चेक करते हैं हम लोग। तो रेडियल आर्टरी से ब्लड लिया, रेडियल आर्टरी से क्या किया, ब्लड लिया। अब ब्लड में से सेल्स वाले पार्ट पास नहीं करते, ब्लड में से सेल्स वाले पार्ट पास नहीं करते, तो इसमें क्या गया, देखो बेटा प्लाज्मा गया, इसमें क्या गया, प्लाज्मा गया। अब देखो इस वाले प्लाज्मा के अंदर, अरे इस वाले प्लाज्मा, या मैं बोलूं इस वाले ब्लड के अंदर, अरे ब्लड ही मानो, अभी ब्लड ही बोलता हूं, देखो इस वाले ब्लड के अंदर, तो बेटा देखो यूरिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, ये सब तो भारी मात्रा में होंगे इसके अंदर, क्योंकि ब्लड के अंदर तो कंडीशन हो ही रखी है, ब्लड के अंदर तो ये चीजें बड़ी रखी हैं, हमें उन्हीं में तो साफ चीजें करनी है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यूरिया इस ब्लड के अंदर ज्यादा है, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, यूरिक एसिड भी ज्यादा है ना, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब चीजें इसके अंदर बढ़ रखी हैं, इस ब्लड के अंदर क्या कर रखी है, बढ़ रखी है ना। लेकिन प्लाज्मा में, सॉरी प्लाज्मा में कह रहा हूं, ये जो डायलिजर फ्लूइड का कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर ये नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है, तो
क्या होता है? थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अरे यहां ज्यादा है और डायलिजिंग फ्लूइड के अंदर कम है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है, तो यूरिया अंदर की तरफ हाई है, बाहर की तरफ है ही नहीं, तो यूरिया देखो बेटा बाहर आ गया। यूरिया क्या आ गया? बाहर आ गया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम चीज यूरिक एसिड क्या कर गया? देखो बेटा बाहर आ गया। हिप्यूरिक एसिड भी क्या कर गया? देखो बेटा बाहर आ गया। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब और समझो, क्या ऐसे उठा के सीधा ब्लड डाल देते क्या पूरा? नहीं भाई, ऐसे उठा के ब्लड पूरा नहीं डालते। देखो ब्लड में क्या करते हैं हम लोग, पहले ब्लड, अगर हम ब्लड बाहर निकालेंगे तो बेटा एक बात बताओ, ब्लड तो कोएगुलेट कर जाएगा, अरे ब्लड का तो क्लॉट बन जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो पहले हम लोग ब्लड में क्या डालते हैं बेटा? एंटी कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट डालते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको मैं मिटा के सीधा लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं बेटा? हिपेरिन, जो कि एक्ट करता है एज अ एंटी कोएगुलेंट, करता है एक्ट एज अ एंटी कोएगुलेंट। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ब्लड क्लॉट नहीं होगा अंदर, अब ब्लड क्या नहीं होगा? क्लॉट नहीं होगा। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? ब्लड के टेम्परेचर को ले जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। कहां ले जाते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक ही है कि ब्लड का अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ब्लड के अंदर के एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे। अरे ब्लड के अंदर के एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे। तो सेलोफेन ट्यूब में डालने से पहले, सेलोफेन ट्यूब में डालने से पहले ब्लड के अंदर एंटी कोएगुलेंट यानी हिपेरिन ऐड किया जाता है और ब्लड को 0 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है, ठीक है। जब 0 डिग्री पे पहुंच जाता है तब इसको सेलोफेन ट्यूब में पास कराते हैं। सेलोफेन ट्यूब से पास होते 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 इसमें से यूरिया निकल जाता है, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सब बाहर निकल जाते हैं। और जो यहां से जो ब्लड आएगा बेटा, यहां से जो ब्लड आएगा वो साफ ब्लड आएगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? साफ ब्लड आएगा। यहां से जब ब्लड बाहर आएगा, ठीक है ना, तो उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे? पहले तो एंटी हिपेरिन। क्या डालेंगे? अरे एंटी हिपेरिन डालेंगे। पहले हिपेरिन डाला तब क्या डालेंगे? एंटी हिपेरिन डालेंगे। उसके बाद ब्लड के टेम्परेचर को वापसी नॉर्मल टेम्परेचर पे ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ले जाएंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? और उस नॉर्मल टेम्परेचर पे होने के बाद इसको बेटा डाल देंगे वेन में। कौन सी वेन में? रेडियल वेन में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? रेडियल वेन में डाल देंगे। अब ये रेडियल वेन क्या करेगी? ये वेन क्या करेगी? आगे जाके ब्लड को लेके जाएगी बेटा हार्ट के अंदर। कहां लेके जाएगी? हार्ट के अंदर। अब ये हार्ट ब्लड पंप करेगा और ये साफ खून बॉडी में घूमेगा, ये साफ खून बॉडी में घूमेगा। ये होता है बेटा डायलिसिस का काम, ये होता है डायलिसिस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसको एनसीईआरटी से रीड और करा देता हूं आप लोगों को। डायलिसिस क्या होता है देखो, तो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा यूरेमिया, जो कि हाईली हार्मफुल है और इससे क्या हो सकता है बेटा? किडनी फेलियर। इन पेशेंट के अंदर को हम लोग यूरिया क्या करते हैं? रिमूव करते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस, है ना। हीमोडायलिसिस, ब्लड साफ करते हैं, है ना। हीमोडायलिसिस के दौरान क्या करते हैं? ब्लड को ड्रेन किया जाता है कन्वीनियंट आर्टरी से। आर्टरी से कौन सा आर्टरी बेटा? रेडियल आर्टरी। और इसको डाला जाता है बेटा डायलिसिंग यूनिट के अंदर, है ना। डायलिसिंग यूनिट में डालते हैं, मतलब डायलिसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कोल्ड आर्टिफिशियल किडनी। अरे डायलिसिस को ही आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो भी ब्लड ड्रेन किया है कन्वीनियंट आर्टरी से, उसको डालते हैं बेटा डायलिसिंग यूनिट में, ठीक है ना। उसके अंदर आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट लाइक हिपेरिन, तो उसके अंदर पहले बेटा एंटीकोएगुलेंट डालेंगे, उसके बाद इसको डालेंगे डायलिसिंग यूनिट के अंदर। कहां डालेंगे? डायलिसिंग यूनिट के अंदर डाल देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो इस यूनिट के अंदर क्या होता है? इस यूनिट के अंदर बालक एक कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती है जो सराउंड होती है बाय फ्लूइड, है ना। पूरा आसपास फ्लूइड होता है, इसे बोलते हैं डायलिसिंग फ्लूइड। क्या बोलते हैं? डायलिसिंग फ्लूइड, जिसका कॉम्पोजिशन सेम होता है, हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा। बिल्कुल प्लाज्मा जैसा होता है, एक्सेप्ट उसके अंदर क्या नहीं होते? नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होते। अब देखो ये जो छोटे छोटे पोर्स है सेलोफेन मेम्ब्रेन में, ये अलाउ करती है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से इसको पास होता है ये मॉलिक्यूल्स। अब देखो जैसे कि नाइट्रोजन वेस्ट एब्सेंट है डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर, तो ये सब्सटेंसेस जो सेलोफेन ट्यूब के अंदर थे वो इजिली बाहर की तरफ फ्रीली मूव आउट, देयर बाय क्या होगा? ब्लड क्लियर हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। अब क्लियर ब्लड को वापसी क्या करेंगे? बॉडी में डाल देंगे थ्रू अ वेन। वेन कौन सी वेन बेटा? आर्टरी और रेडियल वेन। और उसके अंदर ऐड करेंगे बेटा एंटी हिपेरिन। पहले एंटी हिपेरिन ऐड करके उसमें डाल देंगे, है ना। अब ये मेथड सोचो, इससे ब्लड साफ हो रहा है। ये मेथड बेटा वरदान है लोगों के लिए। तो दिस मेथड इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई?
बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक अल्टीमेट मेथड है इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। एकदम से किडनी बोल गई तो अल्टीमेट क्या है भैया, किडनी को ट्रांसप्लांट कराओ, है ना। लेकिन अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, है ना। अब एक फंक्शनिंग किडनी अगर लेनी, डोनर से लेनी पड़ेगी, है ना। प्रेफरेबली क्या होना चाहिए बेटा, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, चांसेस ऑफ रिजेक्शन हो सके बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। होस्ट मतलब हम लोग, हमारे इम्यून सिस्टम कहीं उसको रिजेक्ट ना कर दे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर, जो आज के जो जमाने के प्रोसीजर है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पहले कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक थी, आजकल इसमें काफी अच्छा आपको सक्सेस रेट मिल रहा है। काफी अच्छा क्या मिल रहा है, सक्सेस रेट मिल रहा है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया यार, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगला दो बीमारी और है बेटा, एक है रीनल कैल्कुलाई, रीनल कैल्कुलाई। इसमें इसमें क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, अरे पथरी, अरे किडनी में पथरी सुना है कि नहीं सुना। तो होता क्या है देखो, स्टोन या बेटा इनसोल्यूबल मास, स्टोन या इनसोल्यूबल मास बन जाते हैं क्रिस्टलाइज क्रिस्टलाइज सॉल्यूट कह रहा हूं, क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स के। अरे स्टोन बन जाते हैं या इंसोल्यूबल मास बन जाते हैं क्रिस्टलाइज सॉल्ट के, है ना। और वो सॉल्ट कैसे, देखो ऑक्सैलेट के बन सकते हैं, एक्सेट्रा, कैल्शियम के, है ना, कैल्शियम के भी, है ना। किडनी के अंदर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, किडनी के अंदर बन जाते हैं, है ना। किडनी के अंदर भी बन जाते हैं, या फिर मैं आपको बोलूं कहीं कहीं आपको यूरेटर में मिल जाएगा, है ना, कभी यूरेथ्रा में फंसा मिलता है, तो ऐसे आपको कहीं भी ये मिल जाता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं भैया पथरी होगी बियर पी लो, पथरी होगी, अबे नहीं भैया बियर मत पियो, पथरी होगी नॉर्मल पानी का इंटेक बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ, पानी का इंटेक बढ़ाओ, और वो भी तब बढ़ाओ जब आपको किडनी में सूजन, किडनी में रिपोर्ट में लिखा आता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किडनी में सूजन है। अभी एक किडनी में सूजन अगर ज्यादा है, किडनी में सूजन अगर ज्यादा है, तो पथरी के चक्कर में किडनी में सूजन अगर ज्यादा आ रही है, तो पानी इतना भी मत पीना, क्योंकि इतना पानी फिर आपका किडनी खराब करेगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस छोटा मोटा कम थोड़ा 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 है, तो खूब पानी पियो और निकालो किडनी को, क्या निकालो, पथरी को निकालो। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। अगली बीमारी देखो, लास्ट है बेटा, ग्लोमेरुलो ओए ओए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। लास्ट बीमारी क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब नाम से समझ लो, देखो आइटिस, आइटिस का मतलब होता है बेटा इन्फ्लामेशन। कहीं पे भी आइटिस आ जाए तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। इन्फ्लामेशन मतलब, इन्फ्लामेशन अगर कहीं पे भी इन्फ्लामेशन देखते हो तो चार चीजें आपको जरूर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, चार चीजें देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले बेटा रेडनेस, अरे रेडनेस देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, पेन देखने को मिलता है, और हीट या वार्म, गरम गरम लगता है वो हिस्सा। तो ये चार चीजें अगर दिख गई तो बेटा समझ लो इन्फ्लामेशन है। और आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, है ना। पूरा नाम पढ़ो, ग्लोमेरुलो यानी ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई है। क्या हो गई है, ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई। अब ये इन्फ्लामेशन किसी भी कारण से हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो जाए ग्लोमेरुलस के अंदर तो हो सकता है ना। कोई स्टोन आ जाए उसके अंदर, इंसोल्यूबल मास, ऑक्सलेट वगैरह आ जाए, कैल्शियम वगैरह आ जाए, जिसकी वजह से वहां पे दिक्कतें आ जाए, तो किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन हो सकता है ना। तो इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कंडीशन में, फिर आपको प्रोटीन भी छनता हुआ दिख जाता है। क्या दिख जाता है, मैंने आपको बताया था एज यूजुअल प्रोटीन नहीं छनते, तो प्रोटीन भी छनने लग जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो गया ना, तो प्रोटीन छनने लग जाते हैं, है ना। इसमें और क्या कंडीशन होता है, यूरिन के अंदर ब्लड भी देखने को मिल जाता है, यूरिन के अंदर ब्लड भी देखने को मिल जाता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको ये समझ आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।